Welcome to my channel Net Education. So this channel is for all the NT-UGC NET and JRF aspirants, those who are preparing for education subject paper 2. So friends, today's session going to be really important क्योंकि आज के सेशन में हम आइटम एनालिसिस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द पीएचडी एंट्रेंसेस. कहीं पे भी आप पीएचडी का एंट्रेंस देने जा रहे हैं, चाहे कोई सी भी यूनिवर्सिटी का हो या सेट एग्जाम हो, तो उसके अंदर आइटम एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती है इनडायरेक्ट वे में. तो उस क्वेश्चन को डील करते हुए आज हम आइटम एनालिसिस के कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है, आपको मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के साथ और कुछ प्रॉब्लम्स के साथ भी ये कैलकुलेट करना सिखाऊंगी कि आइटम एनालिसिस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका पर्पस क्या है, हम किस लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और आइटम एनालिसिस के अंदर जो स्टैट्स के अकॉर्डिंग दो पावर है, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर और डिफिकल्टी वैल्यू हर एक आइटम की, वो कैसे चेक करते हैं, तो वो भी मैं आपको इसके अंदर बताने वाली हूँ. ठीक है, तो सेशन को एंड तक जरूर देखना, हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, हर एक टेक्निकलिटीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो विदाउट गेटिंग डिले लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेशन. Now, so before understanding what is item analysis, first we need to understand what are the items and why we are talking about this. So friends, यहाँ पे specifically item का मतलब है in the layman language, items यानी कि जितने भी questions कोई भी टेस्ट के अंदर इंक्लूड होते हैं तो उनको हम आइटम्स कंसीडर करते हैं. एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर है, उन्होंने कोई मैथमेटिकल टेस्ट बनाया है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो उस मैथमेटिकल टेस्ट के अंदर कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे आइटम से रिप्रेजेंट करते हैं. समझ आ गया? दिस इज द वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द आइटम. ठीक है, एग्जाम्पल, अब जैसे कि यहाँ पे साइंस से रिलेटेड कोई टीचर ने मैथमेटिकल साइंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा टेस्ट बनाया है, तो उसके अंदर कितने ऐसे क्वेश्चंस है, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस आइटम्स कहला रहे हैं. यहाँ पे हम आइटम का एनालिसिस क्यों करते हैं? पहले हम आइटम सेलेक्ट करते हैं, आइटम्स का एनालिसिस हम क्यों कर रहे हैं? सो फ्रेंड्स, जो आइटम एनालिसिस है ये टीचर्स की हेल्प करता है कि किन किन क्वेश्चंस को, किन किन सेट ऑफ आइटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाए और रिजेक्ट किया जाए. अब यहाँ पे टीचर के सामने कई तरीके की डिफिकल्टी होती है कि वो कैसे पता करे कि जिन्होंने वो टेस्ट उन्होंने बनाया है उसके अंदर जो क्वेश्चंस है वो कितने सही है, कितने गलत है, क्या एरर आ रहा है उसके अंदर, क्या उन्हें रिजेक्ट करना चाहिए, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए क्वेश्चंस को, कितने क्वेश्चंस वैलिड हैं, कितने रेलेवेंट हैं. तो उस सब के लिए हमें आइटम एनालिसिस की ज़रूरत होती है. आइटम एनालिसिस एक तरह का स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो कि हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं आइटम्स को सिलेक्ट करने के लिए और रिजेक्ट करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी वैल्यू. जो आइटम्स की डिफिकल्टी वैल्यू है और उनकी डिस्क्रिमिनेटेड पावर है, इनके बेसिस पे हम आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं. ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा. डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिंग पावर, इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा, सरल शब्दों में आपको बताने की कोशिश की है. नेक्स्ट, अब कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज जो कि आइटम एनालिसिस से जुड़ी हुई है. आइटम एनालिसिस हम क्यों यूज कर रहे हैं और इसका प्रोसेस क्या है? सो फ्रेंड्स, आइटम एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एग्जामिन करते हैं स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस जो उन्होंने इंडिविजुअल टेस्ट के आइटम्स में जनरेट किए हैं. अब एग्जाम्पल, टीचर ने कोई टेस्ट लिया, मैथमेटिकल अर्थमेटिक्स के बच्चों की वो चेक करना चाहती है, उससे रिलेटेड उन्होंने टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस बनाए. अब उस क्वेश्चंस के अंदर कितने बच्चों ने आंसर्स यहाँ पे करेक्ट करे, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कितना जो बच्चों ने आंसर्स यहाँ पे करेक्ट किए हैं, उसको चेक करने के लिए, स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्सेस को चेक करने के लिए हम यहाँ पे आइटम एनालिसिस का यूज करते हैं. और ना सिर्फ बच्चों के रिस्पॉन्सेस को चेक करने के लिए हम देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को भी चेक करने के लिए हम आइटम एनालिसिस कर रहे हैं. ठीक है, दो पर्पस के लिए करें. First purpose is to select or reject the items which the teacher will include in the certain kind of test, and also we are doing the item analysis to understand and to detect the quality of a particular test item. ठीक है, दो चीज़ों के लिए हम यूज़ करें. आई होप समझ आया होगा. आइटम एनालिसिस एक तरह का स्पेशली वैल्यूएबल चीज़ है जो कि आइटम्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है.
यहाँ पे टीचर्स के सामने एक करेक्ट पिक्चर, एक डिफाइंड पिक्चर सामने रखने के लिए आइटम एनालिसिस को यूज करते हैं कि अगर टीचर ये पर्टिकुलर टेस्ट बना रही है तो क्या ये क्वेश्चंस उन्हें अपने टेस्ट के अंदर इंक्लूड करने चाहिए। यहाँ पे जो आइटम वो ले रही है, क्या जो आइटम टीचर क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि कितने स्टूडेंट्स के नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज सही आए या नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज गलत आए, तो उन सब के लिए हम यहाँ पे आइटम एनालिसिस का यूज कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी लिखा गया है कि इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एलिमिनेट द एम्बिगुअस एंड मिसलीडिंग आइटम्स। ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी टीचर कोई भी टेस्ट बनाती है तो उसके अंदर ये कोशिश करे कि ऐसे आइटम्स ना ले जो कि बच्चे को मिसगाइड करे। एग्जाम्पल, आपने बच्चों का मैथ का टेस्ट लेना है लेकिन आपने उसके अंदर साइंस के लॉस पूछ लिए, तो ये तो गलत है, ये रेलेवेंट नहीं होगा, वैलिड नहीं होगा, एम्बिगुअस है, बच्चों को मिसलीड कर रहा है। तो मिसलीड को हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए, एम्बिगुअस को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे टीचर की हेल्प करता है आइटम एनालिसिस। ठीक है, कि वही चीजें चुने जो कि रेलेवेंट है। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये है आइटम एनालिसिस का, ये हेल्प करता है एग्जाम की एफिकेसी को इंक्रीज करने में और जो टेस्ट की नॉलेज को एक्यूरेटली यहाँ पे इसको इंक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं। आइटम एनालिसिस हेल्प्स टू इंक्रीज द एफिकेसी ऑफ द एग्जाम्स बाय टेस्टिंग द नॉलेज एक्यूरेटली। इसके अलावा आइटम एनालिसिस हम यूज करते हैं एग्जाम को डिजाइन करने में, एग्जाम को पर्टिकुलर टेस्ट को डिजाइन करने में, और यहाँ पे आइटम एनालिसिस का यूज कर रहे हैं कि कौन कौन से कंटेंट हमें अपने करिकुलम में डालने चाहिए या फिर जो टेस्ट बना रहे हैं उसके अंदर हमें इंक्लूड करना चाहिए। आइटम एनालिसिस हमेशा ये हेल्प करता है टीचर्स की या कोई भी ऐसा रिसर्चर की कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग को, जो एरर्स आ रहे हैं, अगर यहाँ पे क्वेश्चंस करेक्टली फ्रेम नहीं है, कुछ चीजें यहाँ पे मिसलीड कर रही है, मिसगाइड कर रही है बच्चे को, तो इस तरह के एरर्स को एलिमिनेट करने के लिए हम आइटम एनालिसिस का यूज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई यहाँ पे क्वेश्चन का अंदर कोई डिफिकल्टी आ रही है, बच्चों को ज़्यादा ही डिफिकल्टी आ रही है, क्वेश्चन को परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको बच्चे करेक्टली रिस्पॉन्ड कर पा रहे ज़्यादा ही, तो इन सब चीज़ों को भी देखने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि करेक्टरिस्टिक्स है आइटम के। यहाँ पे जो भी आइटम्स हम सिलेक्ट करते हैं ये दो चीज़ों के बेसिस पे करते हैं। एक होता है हमारा डिफिकल्टी वैल्यू और दूसरा होता है हमारा डिस्क्रिमिनेटिंग पावर। डिफिकल्टी वैल्यू, जो भी आइटम्स है, हम आइटम्स जो टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है उनकी डिफिकल्टी को चेक करते हैं। डिफिकल्टी कैसे चेक करते हैं कि जो एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस है वो कितने हार्ड है और कितने ईजी है, तो इनको जानने के लिए हम डिफिकल्टी वैल्यू एक तरह का मेजर हम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो डिफिकल्टी वैल्यू है हम इसका यूज करते हैं ये चेक करने के लिए कि जो आइटम हमने यूज किया है ये स्टूडेंट को कितने इजी लग रहे हैं और कितने बच्चे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज दे पा रहे हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और इसके साथ साथ ये डिटेक्ट करने के लिए कि जो आइटम है यहाँ पे जो हमने लिया है इसके अंदर कितने बच्चे को डिफिकल्टी आ रही है, बच्चे इस क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज करें। यहाँ पे एक स्पेशल नोट आपको दिया हुआ है। डिफिकल्टी वैल्यू आइटम की क्या बताता है, एक तरह का प्रोपोर्शन और एक तरह का परसेंटेज कि कितने बच्चों ने जो आंसर्स है वो करेक्टली करे हैं, करेक्टली परफॉर्म किए हैं। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि जो लो डिफिकल्टी वैल्यू इंडेक्स आता है, अगर रिसर्चर बच्चों का टेस्ट कंडक्ट करता है तो उसके अंदर लो डिफिकल्टी वैल्यू का जो इंडेक्स है ये लो आया है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आइटम्स है वो हाईली डिफिकल्ट होते हैं। एग्जाम्पल, अगर मान लो डिफिकल्ट वैल्यू यहाँ पे 0.20 आया है, यानी कि 20% यहाँ पे सिर्फ ऐसे बच्चे जिन्होंने आंसर करेक्ट किया है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आइटम्स है वो ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तभी कहा जाता है कि अगर टीचर कोई भी टेस्ट बना रही है तो टीचर्स को हमेशा ही एक तरह का मॉडरेट, एक तरह का मीडियन रास्ता चुनना चाहिए कि ना ही जो टेस्ट वो बनाए ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो और ना ही ज़्यादा ही इजी हो। अगर यहाँ पे ज़्यादा ही इजी हो जाएगा तो बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यस हमें तो पूरा कॉन्सेप्ट पता है, और अगर वहीं पे
जो टेस्ट बना रही है टीचर अपना कोई भी टेस्ट क्रिएट कर रही है बच्चों के लिए और उसके अंदर आइटम्स या फिर जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, तो इसकी वजह से भी बच्चों का मोरल है वो डाउन हो जाता है। तो टीचर को हमेशा एक तरह का सेंट्रल अप्रोच रखना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए हम हमेशा ही डिफिकल्टी वैल्यू को चेक करते हैं। समझ आया कि क्यों हम चेक कर रहे हैं? यहाँ पे कहा गया है सेकंड ऑप्शन कि अगर मान लो आपने डिफिकल्टी वैल्यू चेक की और आपके बच्चे 80% बच्चों ने आंसर्स करेक्ट दिए, तो इसका मतलब है आइटम ज्यादा इजी है, तो इसलिए आप इसको रिजेक्ट करेंगे। आइटम्स वही सिलेक्ट करो जो कि मॉडरेट हो, जिससे फेयर रिस्पॉन्सेज बच्चों की मिल पाए। ज्यादा ही कम स्कोर होएगा तो इसका मतलब बच्चों को कुछ पता ही नहीं है, बच्चों का मोरल डाउन होगा। दूसरी तरफ अगर ज्यादा ही नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज बच्चों के सही आ रहे हैं तो आप उनको भी आप रिजेक्ट करेंगे ऐसे आइटम्स को, ताकि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस ना हो पाए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया रखता है टीचर हमेशा इसको सिलेक्ट करने के लिए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एक न्यूमेरिकल हम करते हैं, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, अब साथ साथ मेरे बने रहना और साथ साथ हर एक चीज को ध्यान से समझना, मैं क्या कहना चाहती हूँ और मैं क्या बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डिफिकल्टी वैल्यू होती है, ये हमेशा हम क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। और परसेंटेज जो कैलकुलेट करते हैं कि कितने बच्चों ने यहाँ पे रिस्पॉन्सेज दिए, तो उसका 27% अबव और 27% यहाँ पे बिलो देखते हैं। हमेशा जो हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज को, अपर और लोअर, ये 27% की क्राइटेरिया लेकर चलते हैं। ठीक है, कि कितने बच्चों ने यहाँ पे 27% बच्चों ने अपर स्कोर किया है या फिर 27% बच्चों ने यहाँ पे लोअर स्कोर किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्राइटेरिया लेकर चलते हैं और हम यहाँ पे डिफिकल्टी वैल्यू को चेक करते हैं। ठीक है, ये आपका कुछ क्राइटेरिया है, इसको लेकर हम चलते हैं। ठीक है, आई होप इतना समझ आया होगा कि क्या करते हैं। सबसे पहले हम जो भी बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, मैं लिख देती हूँ, रूल लिखती रहती हूँ साथ साथ, इसको आप लिखते जाओ। फर्स्ट रूल होता है कि यहाँ पे जितने भी स्कोर्स बच्चों ने ऑब्टेन करे होते हैं किसी पर्टिकुलर टेस्ट में, टीचर क्या करता है, सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके स्कोर को लगाता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उनके स्कोर को यहाँ पे लगाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सब। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे 100 बच्चे हैं, तो उन 100 बच्चों में से सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया है, तो उनके स्कोर के अकॉर्डिंग हम उनको लगा रहे हैं, उनको स्कोर के अकॉर्डिंग उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर रहे हैं। सेकंड स्टेप होता है इसके अंदर कि जब हम यहाँ पे जो ग्रुप को सेपरेट कर दें। अब इनके जो बच्चों के ग्रुप है, मान लो 100 का ग्रुप है, इसके अंदर 50 इनके सब ग्रुप बना दे। ठीक है, इनके सब ग्रुप बना दे। मान लो अगर 100 बच्चे हैं, इनका हम सब ग्रुप बना दे, 50 बच्चे और 50 बच्चे। इनके सब ग्रुप बनाने के बाद हम इसको सेपरेट करते हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप है कि जब हम यहाँ पे 2 सब ग्रुप को आपस में सेपरेट कर दे। ठीक है, अब इनमें से हम आगे जाके कैलकुलेट करते हैं। अब इनमें से कैसे कैलकुलेट करोगे, अब इनमें से हम 27% ऐसे स्कोर लेते हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया होता है, 27% का ही क्राइटेरिया रखते हैं फ्रेंड, जब भी हमें डिफिकल्टी वैल्यू चेक करनी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, फिर से बता देती हूँ। सबसे पहले आप जितने भी स्कोर्स होते हैं बच्चों ने ऑब्टेन्ड करे होते हैं, उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो। सेकंड स्टेप होता है कि जब आपके जितने भी स्कोर्स आए उसको आप सब ग्रुप बना दोगे, हाफ बांट दोगे, सेपरेट कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, इनमें से 27% ऐसे स्कोर लोगे जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर ऑब्टेन्ड करे हैं, और दूसरी तरफ आप ऐसे स्कोर्स लोगे जिन्होंने 27% से नीचे आ रहे हैं, 27% से नीचे वो फॉल कर रहे हैं, 27% स्कोर्स फॉलिंग बॉटम। ठीक है, तो यही क्राइटेरिया रखते हैं कि जब भी हमें डिफिकल्टी वैल्यू को चेक करना पड़ता है, फॉलिंग एट बॉटम। ठीक है, ये हम क्राइटेरिया रखते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम ये देखते हैं कि हमारा टेस्ट के जो आइटम्स है वो कितना यहाँ पे डिफिकल्ट है और कितने यहाँ पे इजी है।
ठीक है। फिर जब हमने थर्ड स्टेप में 27% का स्कोर हाईएस्ट स्कोर में कर दिया और 27% के स्कोर्स ऐसे ले लिए जो कि फॉल कर रहे हैं एट द बॉटम, फिर हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया होता है कि जब हम यहाँ पे काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ राइट आंसर्स आए हमें हाईएस्ट ग्रुप से और कितने यहाँ पे नंबर ऑफ राइट आंसर्स आए लोएस्ट ग्रुप से। ठीक है। फोर्थ स्टेप होता है कि जब हम यहाँ पे काउंट करते हैं, ठीक है, काउंट करते हैं दी नंबर ऑफ राइट आंसर्स इन हाईएस्ट ग्रुप। ठीक है, हम दो ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं हाईएस्ट ग्रुप। हाईएस्ट ग्रुप कौन से? जिन्होंने 27% से अबव स्कोर किया है। ठीक है, हाईएस्ट ग्रुप। ठीक है, एक हमने हाईएस्ट ग्रुप बनाया। अब इनमें से हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ राइट आंसर्स, हाईएस्ट ग्रुप के अंदर कितने बच्चों के राइट आंसर्स निकल कर आए हैं। और दूसरी तरफ इसको हम क्या कहते हैं, ये कर लिया। अब इसको हम RS से डिनोट करते हैं। ठीक है, RS से डिनोट करते हैं, राइट आंसर्स गिवन बाय द हाईएस्ट ग्रुप। ठीक है, देन हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, और हम इसी तरह से काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने, काउंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ राइट आंसर्स हमें मिले हैं लोवेस्ट ग्रुप से। ठीक है, लोवेस्ट ग्रुप यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 27% से कम स्कोर किया है। राइट आंसर्स मिले हैं हमें, आंसर्स मिले हैं लोवेस्ट ग्रुप से। समझ आ गया? ये क्राइटेरिया होता है हर एक टीचर का, कोई भी टीचर है जो टेस्ट बना रही है। ठीक है, जिसको हम RS से डिनोट करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स वी गॉट फ्रॉम द लोअर ग्रुप and also the total of the right answers we got from the highest group. ठीक है, ये 4 स्टेप्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं किसके लिए, जब भी डिफिकल्टी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। आगे मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगी न्यूमेरिकल के साथ, अभी ये स्टेप्स ध्यान में रखो, स्टेप्स ध्यान में रख लो। ठीक है, पहला स्टेप स्कोर, जितने भी स्कोर्स है उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। सेकंड है उसके 2 सब ग्रुप बनाना। मान लो अगर 100 बच्चे हैं, इनमें से 50-50 का आप इसका क्राइटेरिया रख लोगे, बांट दोगे, सेपरेट कर दोगे। फिर आप क्या करोगे, अब इनमें से इन सब ग्रुप में से कितने बच्चों के यहाँ पे 27% स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर किया है, और उन्हीं में से यहाँ पे 27% स्कोर है जिन्होंने लो किया है। ठीक है, फिर बाद में जाके आप इनमें से 2 सब ग्रुप में से आप क्या करोगे, काउंट करोगे नंबर ऑफ राइट आंसर्स इन द हाईएस्ट ग्रुप एंड ऑल्सो काउंट करोगे नंबर ऑफ राइट आंसर्स इन लोअर ग्रुप। तो ये क्राइटेरिया होता है, 4 स्टेप्स में चलता है डिफिकल्टी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आई होप ये समझ आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, बता भी दिया मैंने। ठीक है, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे करोगे, यहाँ पे एक मिनट स्क्रीन ले लेती हूँ मैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे फ्रेंड्स ये तो हो गया एक फॉर्मूला कैसे यूज करते हो। यहाँ पे डिफिकल्टी वैल्यू यानी कि डीवी लिख दूं, डिफिकल्टी वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है RU प्लस RL पता चल गया कि कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हमें राइट मिले फ्रॉम द अपर ग्रुप एंड कितने नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हमें राइट मिले फ्रॉम द लोअर ग्रुप। इनका प्लस करते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं टोटल, कितना टोटल आया। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्राइड द आइटम, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने यहाँ पे आंसर्स को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्राइड द आइटम्स, जिन्होंने यहाँ पे आइटम्स को किया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्राइड द आइटम, ट्राइड मतलब जिन्होंने क्वेश्चंस को आंसर किया है, ट्राइड द आइटम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला होता है। इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। RU क्या है, RU इज द टोटल द नंबर ऑफ अपर ग्रुप्स हु आंसर द आइटम करेक्टली एंड RL मतलब है कि द नंबर ऑफ लोअर ग्रुप हु आंसर द आइटम्स करेक्टली विच इज डिवाइडेड बाय T is the number of students who tried the items, total number of students who tried the items. ठीक है, अब सपोज यहाँ पे एक क्राइटेरिया लेकर चलते हैं। यहाँ पे मान लो 75 बच्चे हैं। ठीक है,
स्टूडेंट्स हैं 75 बच्चे हैं जो कि किसी टेस्ट में अपीयर्ड हुए, ठीक है। 75 बच्चे हैं। सपोज मैं एक तरह का हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ कि मान लो कोई टेस्ट है जिसके अंदर 75 बच्चों ने टेस्ट को परफॉर्म किया है। 75 स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन अ टेस्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन टेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे अब आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप क्या था कि सबसे पहले आपको इनको अरेंज करने हैं, इनके स्कोर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनके स्कोर्स को आपको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो आप ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा, ठीक है। अरेंज करोगे सारे के सारे बच्चों के स्कोर्स को इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, फर्स्ट स्टेप। नाउ अब क्या करोगे, अब इनमें से आप क्या करोगे, आप सिलेक्ट करोगे हाईएस्ट स्कोर, यानी कि अपर, जिनके अपर 27% आए हैं और जिनके लोअर 27% आए। तो यहाँ पे 75 के 27% का 27% का यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 20, ठीक है, 20 हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि 27% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हाईएस्ट स्कोर करे हैं, ठीक है। और इसके अलावा 27% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लो स्कोर किए। तो यानी कि कितने स्टूडेंट्स आ गए, 20 आइटम्स, यानी कि 20 स्टूडेंट्स आ गए हमारे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अपीयर्ड हुए टेस्ट के अंदर वो 75 थे, यानी कि 75 थे। अब इनको आपने इनके स्कोर्स को अरेंज कर दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज करने के बाद आपने इनका सब ग्रुप बनाया। सब ग्रुप करने के बाद आपने इसको क्राइटेरिया कैसे सिलेक्ट किया कि ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 27% से हाईएस्ट स्कोर किए थे, और दूसरी तरफ ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लो अटेम्प्ट मतलब लो स्कोर किया था 27% से। तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने निकल के, 20 निकल कर आ गए, ठीक है। ये कितने निकल कर आ गए, 20 हमें निकल कर आ गए, ठीक है, 20 निकल कर आ गए। अब क्या करोगे, कैसे इसको सॉल्व करोगे, ये बताओ जरा। अब इसको सॉल्व करने का यहाँ पे टेबल बना देती हूँ मैं, टेबल बना देते हैं, ठीक है। टेबल बना के आपको बताते हैं कि किस तरीके से टीचर अभी इन आइटम्स को सिलेक्ट करती है और इन आइटम्स को यहाँ पे रिजेक्ट करती है। यहाँ पे ईच ग्रुप, ठीक है, ईच ग्रुप मतलब हर एक ग्रुप में कितने कितने बच्चे निकल कर आए, 20 बच्चे, यानी कि 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपर ग्रुप के अंदर आते हैं 27% से ज्यादा उन्होंने मार्क्स को ऑब्टेन किया है। दूसरी तरफ आता है, यूपी लिख दूं, अपर ग्रुप, और यहाँ पे दूसरा आता है आपका लोअर ग्रुप भी 20 है, ठीक है, लोअर ग्रुप भी यहाँ पे 20 है। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 27% से बिलो मार्क्स यहाँ पे ऑब्टेन किए हैं। यहाँ पे कितना है, लोअर ग्रुप, एलजी लिख देते हैं, लोअर ग्रुप, यूपी यानी कि अपर ग्रुप, ठीक है। ईच ग्रुप के अंदर 20-20 बच्चे आ गए। अब आप क्या करोगे, मान लो पहला आइटम है, ठीक है, पहला आइटम। अब इसके अंदर पहले आइटम के अंदर कि यहाँ पे बच्चों ने कितने सही किए हैं, टोटल कितना सही किया है, यहाँ पे मान लो 16 इन्होंने करेक्ट रिस्पॉन्स दिया है। वही लोअर ग्रुप में ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पे करेक्ट आंसर दिए हैं, वो कितने हैं, 5। तो इनका टोटल कितना आ जाएगा, यहाँ पे इनका टोटल कैसे करोगे, टोटल यहाँ पे आप करोगे 21, इसका टोटल यानी कि टोटल 21 आइटम्स है जो कि यहाँ पे करेक्ट हुए हैं, टोटल 21 आइटम्स है जो कि हम यहाँ पे करेक्ट हुए। इसी तरह आइटम 2 है, कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रही हूँ मैं, आइटम 2 है, मान लो यहाँ पे 5 है जिन्होंने यहाँ पे करेक्ट नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज दिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज दिए, 2 है, 5 6 7, मान लो 7, टोटल 7। इसी तरीके से यहाँ पे आइटम 3 है, कोई भी आइटम 3 है, यहाँ पे अपर ग्रुप के अंदर टोटल नंबर ऑफ राइट आंसर्स कितने आए हैं, 2, और उसी तरफ कितने राइट आंसर्स आए इधर, 0, तो यानी कि 2। अब इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, फिर से एक शीट ले लेते हैं, ठीक है।
अब इतना हो गया, फिर से एक बार मैं बना देती हूँ स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ईच ग्रुप, फिर से लिख देते हैं, ईच ग्रुप आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, ठीक है। ईच ग्रुप, यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। अपर ग्रुप के अंदर कितने बच्चे थे? 20 बच्चे। अपर ग्रुप के अंदर 20 स्टूडेंट्स इन अपर ग्रुप एंड 20 स्टूडेंट्स इन लोअर ग्रुप, LG, ठीक है। यहाँ पे जब हमने इसको देखे थे, मान लो 16 एंड 5 यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कितने हैं? करेक्ट है 21, यानी कि टोटल करेक्ट, TC यानी कि टोटल करेक्ट, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे आप देखोगे कितने आए, मान लो 7 आए, ठीक है। 7 ले लो, 5 ले लो, एक तरह के हाइपोथेटिकल सिचुएशन में ले रही हूँ। तो कितना इसका आंसर आया? 10 टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, 2 एंड 0, तो यानी कि 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसका DV निकालोगे, यानी कि डिफिकल्टी वैल्यू निकालेगी। डिफिकल्टी वैल्यू कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है? RU प्लस RL, जिसको आप डिवाइडेड करोगे विद टोटल T। टोटल T कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 20 यानी कि 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इनको प्लस करोगे, यानी कि 16 प्लस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21। इसको जब आप डिवाइड करोगे 40 से, ठीक है, इसको जब आप डिवाइड करेंगे 40 से, तो आपका जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो 0.525 निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरफ से अगर आप इसका आप कैलकुलेट करेंगे, डिफिकल्टी वैल्यू लिखते रहते साथ साथ, यहाँ पे डिफिकल्टी वैल्यू यहाँ पे कितना आया? 0.525, आप भी साथ साथ करो, 0.525। दूसरी तरफ है डिफिकल्टी वैल्यू, इसकी कितनी आई? 7 और ये 3, 10 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 0.25, ठीक है। इस तरीके से डिफिकल्टी वैल्यू अब तीनों आइटम्स की निकाल लो। अब इसकी कितनी आई है? 2, जिसको हम डिवाइड करेंगे इससे, यानी कि 0.5, ठीक है। 0.5 इसकी वैल्यू आ गई। तो ये तुम्हारी डिफिकल्टी वैल्यू निकल गई। अब इसमें आप कैसे सिलेक्ट करोगे, कौन सा ऐसे रिजेक्ट करोगे, तो ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसे सिलेक्ट होगा, कौन सा ऐसे रिजेक्ट होगा, तो वो हम डिफिकल्टी वैल्यू के पैरामीटर से समझेंगे, ठीक है। वो कैसे समझते हैं वो अभी बताते हैं आपको, ठीक है। ओके, इतना समझ आ गया कि किस तरीके से आपने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले स्कोर्स को आपको अरेंज करना है, फिर बाद में जाके आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर लगाने के बाद सब ग्रुप में डिवाइड करना है, उसका 27% देखना है कि कितने अबव, कितने बिलो और कितने नंबर ऑफ करेक्ट रिस्पॉन्सेज हमें आए, तो फॉर्मूले में पुटअप करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा जो क्राइटेरिया है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये कैलकुलेट करते हैं। अब डिफिकल्टी वैल्यू देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे जो इसका कितना आएगा डिफिकल्टी वैल्यू का मेजर करने के लिए क्राइटेरिया होता है। डिफिकल्टी वैल्यू यहाँ पे जो होता है क्राइटेरिया, वो मैं आपको लिख देती हूँ साथ में। डिफिकल्टी वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे जो डिफिकल्टी जो वैल्यू है, ठीक है, डिफिकल्टी जो वैल्यू है यहाँ पे अगर ज्यादा आती है, एक मिनट इसको इरेज करके बना देती हूँ। ओके, मान लो अगर यहाँ पे डिफिकल्टी जो वैल्यू है ये यहाँ पे ज्यादा आई, किससे? 0.85 से, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा ही इजी आइटम है, वेरी इजी आइटम, ठीक है, वेरी इजी आइटम। दूसरी तरफ यहाँ पे देखो, ये पूरा आपको क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये सेट होता है, ठीक है, ये क्राइटेरिया एकदम सेट होता है। मान लो अगर यहाँ पे डिफिकल्टी वैल्यू कितनी आई, 70% आई, 70% ले लो या 0.70 ले लो, ठीक है, यहाँ पे 0.70 ले लो, कैसे भी ले लो, ठीक है, 0.70 ले लो, बात एक ही है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे आइटम्स कैसे है, इजी है, इजी आइटम्स यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पे अगर देखो
अगर मान लो डिफिकल्टी वैल्यू किसके बीच में है, 30 से बीच में डिफिकल्टी वैल्यू यानी कि DV यहाँ पे 30 और 70 के बीच में है, 30 और 70% के बीच में है, तो इसका मतलब ये जो आइटम्स है यहाँ पे मॉडरेट है। ठीक है, ये आइटम्स कैसे मॉडरेट है, ना ज़्यादा कठिन ना ज़्यादा इजी। दूसरी तरफ देखो यहाँ पे डिफिकल्टी वैल्यू, अगर मान लो यहाँ पे डिफिकल्टी वैल्यू बिलो है, ठीक है, यहाँ पे इक्वल है, अगर डिफिकल्टी वैल्यू यहाँ पे बिलो है 30% से, यानी कि यहाँ पे जो आइटम्स है वो ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। ठीक है, ज़्यादा ही यहाँ पे डिफिकल्ट है। समझ आ रहा है ना सबको? अगर आपको समझ आ रहा है तो ये मतलब आप अपने जो कमेंट सेक्शन में अपने रिस्पॉन्सेज जरूर देना। अगर कोई डाउट है तो जरूर पूछना, ताकि पता चल जाए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा है। मान लो अगर डिफिकल्टी वैल्यू यानी कि DV अगर ज़्यादा ही कम है 20% से, तो इसका मतलब जो टेस्ट आइटम्स है वो ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। तो ये जो क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, ये हमें बताया है। ठीक है, ये गिलफर्ड के अकॉर्डिंग है, ये पूरा क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि जो डिफिकल्टी वैल्यू को हम कैसे चेक करते हैं और कैसे हम आइटम्स को सिलेक्ट करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। अब ये हमारे पास सामने वैल्यू है। फर्स्ट देखो, फर्स्ट आइटम, फर्स्ट सेट ऑफ आइटम्स में यहाँ पे कितना निकल कर आया डिफिकल्टी वैल्यू 0.525। ठीक है, 0.525, यानी कि ये कैसे टाइप ऑफ आइटम्स है, मॉडरेट टाइप ऑफ आइटम्स है। तो ये कैसे है नेचर में, ये सही है, गुड है। ठीक है, सही है, गुड है। दूसरी तरफ ये देखो सेकेंड आइटम्स, यहाँ पे कितना निकल कर आया 0.25, यानी कि ये 30 से बिलो है। ठीक है, यानी कि बिलो है, तो यानी कि जो आइटम्स है ये काफ़ी डिफिकल्ट है, वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, वेरी डिफिकल्ट। और इसके अलावा यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आइटम्स कैसे है, ज़्यादा ही यहाँ पे इजी है। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं कि कौन से आइटम्स को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहिए और कौन से आइटम्स को हमें यहाँ पे रिजेक्ट करना चाहिए, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे अच्छा जो सेट ऑफ आइटम्स है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा जो आइटम्स है वो हमारा फर्स्ट है। तो इसलिए हम यहाँ पे इनके ऐसे आइटम्स को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। और कुछ ज़्यादा ही नंबर ऑफ आइटम्स है जो कि डिफिकल्ट है, ज़्यादा ही बिलो जा रहे हैं, ज़्यादा ही नीचे लेस की तरफ जा रहा है, पहुँच रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। और फ्रेंड्स हमेशा ही जो टीचर होती है वो मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को रखती है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा इसमें हाई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा कि हम कैसे इन चीज़ों को यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, ये आया है 0.05। ठीक है, 0.05। ठीक है, जो ज़्यादा ही लो है, ये तो कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, तो इनको हम नहीं लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को ऐसे हम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसी हिसाब से टीचर आइटम्स को सिलेक्ट करती है और रिजेक्ट करती है। एक यहाँ पे पैरामीटर होता है, उसको वो देखती है, उसके हिसाब से आइटम्स को रिजेक्ट करती है, सिलेक्ट करती है। और हमेशा 27% का क्राइटेरिया लेकर चलती है और 27% के अकॉर्डिंग ही देखती है कितने बच्चों ने हाई स्कोर किया है, कितने बच्चों ने लो स्कोर किया है। आई होप समझ आ गया होगा। ये पूरा न्यूमेरिकल करके हमने ये पूरा जाना है कॉन्सेप्ट। ये डिफिकल्टी वैल्यू आपका यहाँ से हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमेशा मॉडरेट टाइप ऑफ आइटम्स को टीचर चुनती है, इसलिए चुनती है मॉडरेट आइटम्स को टीचर। ये आपको परफॉर्म करके बता दिया। ठीक है, नाउ इट्स आवर सेकंड टर्म। अब हम डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को समझते हैं। ये हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, हमने उसको समझ लिया। अब बारी आती है डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को समझने की। अब डिस्क्रिमिनेटिंग पावर क्या है? सो फ्रेंड्स, जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है ये एक तरह का इंडेक्स है डिस्क्रिमिनेशन का। ये एबिलिटी जानने का आइटम्स के बीच में कि जो आइटम्स है वो आपस में कितने सुपीरियर्स है और कितने यहाँ पे इंफीरियर है। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर है ये दो बेसिस पे हम देखते हैं। पहला है आइटम की रिलायबिलिटी कितनी है और दूसरा आइटम की वैलिडिटी कितनी है। जब भी हम आइटम की रिलायबिलिटी को चेक करते हैं तो हम उसकी डिग्री को देखते हैं कि कितने जो आइटम्स है वो आपस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं हाई ग्रुप में और लो ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ सेम टेस्ट स्कोर्स। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आइटम वैलिडिटी होती है ये आपको बताता है कि जो आइटम्स है इनकी डिग्री क्या है, कैसे वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं और क्या क्राइटेरिया क्या है टेस्ट स्कोर का, कितने वैलिड है, कितने रेलेवेंट है,
कितने यहाँ पे रिजल्ट्स कंसिस्टेंट निकल कर आ रहे हैं, तो उनके बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिंग पावर का यूज करते हैं और आइटम्स का एनालिसिस करते हैं। ये आपको फॉर्मूला दिया हुआ है दो तरीके से कि हम कैसे इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये आपको पूरा फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आपको आज फॉर्मूला सिखाया है वो फॉर्मूला काफ़ी लेमैन लैंग्वेज में है, काफ़ी इजी है, इसके साइड में लिख लो। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, राइटली आंसर कितने किए हुए हाईएस्ट स्कोर के अंदर, राइटली आंसर कितने लोवेस्ट स्कोर के अंदर, जिसको आप डिवाइडेड करते हो नंबर ऑफ एग्जामिनीज, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज कितने हैं जिन्होंने यहाँ पे टेस्ट के अंदर वो अपीयर्ड हुए हैं, ठीक है, तो उसको आप कर लेते हो। यानी कि इन शॉर्ट यही कहने की कोशिश कर रहा है कि DV, जिसको आप क्या कर रहे हो RU कर रहे हो, ठीक है, प्लस कर रहे हो RL, ठीक है, और जिसको आप डिवाइड कर रहे हो विद R है ये, ठीक है, डिवाइड कर रहे हो विद टोटल, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफिकल्टी वैल्यू को चेक करने का कॉन्सेप्ट। दूसरी तरफ आता है हमारा कॉन्सेप्ट कि जब हमें डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को चेक करना होता है, तो इसका भी अभी न्यूमेरिकल करते हैं। डिस्क्रिमिनेटिंग पावर को कैसे चेक करते हैं, तो इसका जो न्यूमेरिकल करने से पहले फॉर्मूला होता है DI, ठीक है, DI RU, यानी कि राइटली आंसर्ड इन अपर ग्रुप, जिसको हम माइनस करते हैं राइटली आंसर्ड इन लोअर ग्रुप, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय हाफ ऑफ टी, यानी कि टी का आधा। मान लो अगर 40 बच्चे हैं, 40 बच्चे जो एग्जाम के अंदर बैठे हैं, उन्होंने आइटम्स को परफॉर्म किया है, तो उसका आधा, उसके आधे से हम डिस्क्रिमिनेशन पावर निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला मत भूलना, ये डिस्क्रिमिनेशन पावर का फॉर्मूला होता है, तो इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन पावर होता है ये क्या बताता है, डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स आपको क्या बताता है, तो फ्रेंड्स ये जो डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होता है ये हमें बताता है कि जो एबिलिटी है आइटम की डिस्टिंग्विश करने के लिए हाई स्कोरर्स और लो स्कोरर्स के बीच में, यानी कि कितने स्कोर्स है अपर और कितने स्कोर्स है यहाँ पे 27% से बिलो या अबव स्टूडेंट्स ने अपीयर किए हैं, और उनको हम अरेंज कर रहे हैं डिसेंडिंग वे में, ठीक है। अगर यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर होती है वो हायर होती है आइटम की, तो इसका मतलब क्या होता है कि स्टूडेंट्स के पास जिन्होंने टेस्ट परफॉर्म किया उन्होंने स्कोर किया हाई, और यानी कि हाई नंबर ऑफ आइटम्स उन्होंने करेक्ट किए। अगर उसी तरफ यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटिंग पावर आती है लो की, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने जो उनके रिस्पॉन्सेज है वो करेक्ट आए, तो उसकी लो डिस्क्रिमिनेशन पावर होती है, तो वो हम कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बता दिया फ्रेंड्स। ये तो दूसरा फॉर्मूला होता है, कभी भी ऐसी कंडीशन होती है कि जब टीचर के पास ऐसे नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज आए जिन्होंने आइटम्स को आंसर ही नहीं किया है, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन पावर। डिस्क्रिमिनेशन पावर एक तरह की एबिलिटी है आइटम को देखने की ऑन द बेसिस ऑफ विच डिस्क्रिमिनेशन इज मेड सुपीरियर्स एंड इंफीरियर्स। यहाँ पे 3 तरीके के डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स होते हैं। पहला होता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब ऐसी स्टेज कि जब सारे के सारे आइटम्स करेक्टली परफॉर्म कर लिए बच्चों ने, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन क्राइटेरिया यहाँ पे रहा ही नहीं। यहाँ पे हम चेक ही नहीं कर सकते कि कितने बच्चों ने यहाँ पे गलत आंसर किए, क्योंकि सबने आंसर यहाँ पे राइट कर दिए। दूसरी तरफ होता है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन एक ऐसी स्टेज की जिसके अंदर हमें ये पता चले कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो आंसर्स किए हैं वो राइट किए हैं, ठीक है, और ऐसे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर्स यहाँ पे करेक्टली परफॉर्म नहीं किए। तो इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन को हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव डिस्क्रिमिनेशन भी एक तरह का इंडेक्स होता है। ये इंडेक्स आपको बताता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने जो आंसर किए हैं यहाँ पे इंफीरियर्स, मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने इंफीरियर बच्चे हैं जिन्होंने आंसर्स यहाँ पे करेक्ट किए हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बच्चे जिन्होंने आंसर्स करेक्ट नहीं किए हैं सुपीरियर्स में। तो हम चेक करते हैं डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स के अंदर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स का, वो यहाँ पे बताते हैं कितना, RU माइनस RL, जिसको हम डिवाइड कर देते हैं बाय हाफ ऑफ टी, ठीक है। अब इसको न्यूमेरिकल से सीखो, न्यूमेरिकल करते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हम परफॉर्म कर रहे हैं।
ठीक है। हायर डिस्क्रिमिनेशन मतलब, हायर डिस्क्रिमिनेटिंग आइटम मतलब ये क्या इंडिकेट करता है कि ऐसे स्टूडेंट्स हु हैड हाई टेस्ट स्कोर्स गॉट द आइटम्स करेक्टली, जिन्होंने आंसर्स अपने सबसे ज्यादा सही दिए हैं, तो वो हायर डिस्क्रिमिनेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करोगे। वही वाली पुरानी सिचुएशन ले लो जिसके अंदर हमने डिफिकल्टी वैल्यू चेक किया था, क्राइटेरिया वही रख लो। कैसे लिखोगे? ईच ग्रुप, ठीक है, ईच ग्रुप, जिसको आप यहाँ पे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम यहाँ से आप इसको परफॉर्म करो। आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। आइटम पता चल गया ना, नंबर ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं हमारे टेस्ट के अंदर। ईच ग्रुप, मान लो अगर ईच ग्रुप के अंदर यानी कि अपर ग्रुप के अंदर यहाँ पे 20 बच्चे थे, दूसरी तरफ लोअर ग्रुप के अंदर यहाँ पे 20 बच्चे थे। ये हमारा हमने कैलकुलेट किया था ना लास्ट स्टेज में डिफिकल्टी वैल्यू में। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स जिन्होंने अपर ग्रुप के अंदर रिस्पॉन्सेज करेक्ट किए थे वो 16 थे, लोअर ग्रुप के अंदर जिन्होंने आंसर्स यहाँ पे करेक्ट किए थे वो 5 थे। इस तरफ 7 थे, इस तरफ 3 थे, इस तरफ 2 थे, इधर 0 थे। ठीक है, हमने ये पूरी मैट्रिक्स बनाई थी पिछले वाले क्वेश्चन में। अब इसका जो DV यानी कि यहाँ पे जो डिफिकल्टी वैल्यू कितनी निकली थी, 0.525 निकली थी। इसकी में कितने लिखी थी, 0.25 निकला था, और इसमें 0.05 निकला था। ठीक है, और हमने उसमें किसको एक्सेप्ट किया था, मॉडरेट वाले को, 0.525 को। ठीक है, डिफिकल्टी वैल्यू में। अब इसकी डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कैसे निकालोगे, यानी कि डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स कैसे निकालोगे, तो उसका क्राइटेरिया अलग है। वो कैसे करोगे, यहाँ पे अब इसका फॉर्मूला लगाओ। पहले वाले आइटम का चेक करते कितना आता है। यहाँ पे कितना आया, अब इसको माइनस कर दो। जब आप इसको माइनस कर दोगे इसके अंदर, यानी कि अपर ग्रुप को लोअर ग्रुप में माइनस कर दोगे, 16 माइनस 5 यानी कि 11, और इसको डिवाइड कर दोगे बाय हाफ ऑफ टी यानी कि 20 से। 40 था ना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने आइटम्स को परफॉर्म किया था, तो इसका हाफ कर दोगे यानी कि 20 कर दोगे। तो इसका कितना आंसर आएगा, कैलकुलेट करो, बताओ। 11 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 0.55 इतना आ जाएगा। ठीक है, 0.55 आ जाएगा। अब आइटम नंबर 1 का आया। अब डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स ऑफ आइटम नंबर 2 चेक करो, कितना आया, 7 माइनस 3 यानी कि 4, जिसको आप डिवाइड कर देंगे बाय 20। ठीक है, डिवाइड कर देंगे बाय 20, तो ये कितना आएगा, 4 डिवाइडेड बाय 20 यानी कि 0.2 यानी कि 0.2। अब यहाँ पे आइटम नंबर 3 का डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेटिंग पावर कह लो, डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स कह लो, सेम है। यहाँ पे कितना है, 2, यहाँ पे सॉरी, इसको माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा ना, और इसको आप जब इसको डिवाइड करेंगे 20 से तो कितना आया, 0.1। ठीक है, अब ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं, यहाँ पे 0.1 आ गया। ठीक है, ये हमारे 3 आइटम्स की डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स निकल कर आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लो ताकि भूले ना। 0.55 निकल कर आया डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स ऑफ आइटम 1, दूसरी तरफ 0.2 निकल कर आया डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स ऑफ आइटम 2, एंड 0.1 निकल कर आया डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स ऑफ आइटम 3। अब फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे सबसे गुड कौन सा है, सबसे हायर वैल्यू कितना है, 0.55, यानी कि यहाँ पे आइटम 1 यहाँ पे सही है। आइटम 1 को हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दूसरी तरफ जो आइटम 3 है इसको हमें कंप्लीटली रिजेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे सबसे कम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिले करेक्टली, जो कि थे 0.1, और उस यहाँ पे 0.2 को भी हम रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी सबसे कम नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज करेक्टली हमें मिले हैं। तो सबसे ज्यादा करेक्टली नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज हमें मिले तो वो किस में मिले, 0.55 के अंदर, जिसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसलिए हमारा नंबर ऑफ 1 आइटम है वो कि एब्सोल्युटली गुड है, और ये सबसे अच्छे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसको न्यूमेरिकल्स के थ्रू हमने सीखा है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो इसको पिक ले लेना, जो मर्जी आप करना, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये एबल ने हमें दिया है, एबल ने हमें दिया है आइटम का इवेलुएशन करने का इंडेक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, कि हम कैसे ये डिसाइड करें कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हमारे गुड है यहाँ पे और कितने यहाँ पे
मतलब गलत है, हमें नहीं रिजेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा हमारा आंसर क्या निकल कर आता है 0.55, तो उसके अंदर 0.55 की जो वैल्यू है वो किसके अंदर आती है, इस क्राइटेरिया के बीच में आती है 0.4 और उसके अबव, तो यानी कि जो आइटम्स है वो गुड है, उन्हें हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरी तरफ है यहाँ पे 0.3 और 0.39 के बीच में, मतलब ये ऐसे आइटम्स है जो कि रीजनेबली गुड है लेकिन इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। फिर आता है थर्ड ऐसा क्राइटेरिया जो बता रहा है 0.20 और 0.29 के बीच में, जो कि मार्जिनल आइटम्स के बीच में आ रहा है, यूजुअली नीड एंड सब्जेक्ट टू इम्प्रूवमेंट, और लास्ट में बिलो, जिनके बिलो 0.19 से है, मतलब ऐसे आइटम जिनको हमें रिजेक्ट करना चाहिए कंप्लीटली। ठीक है, तो ये हमें क्राइटेरिया एबल ने दिया है। पहले वाला जो क्राइटेरिया है वो हमें गिलफर्ड ने दिया था, डिफिकल्टी वैल्यू को चेक करने का, और डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स को चेक करने का जो क्राइटेरिया है वो हमें एबल ने दिया था। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको न्यूमेरिकल के साथ भी बता दिया और कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या इसके स्टेप्स होते हैं, और डिफिकल्टी वैल्यू और डिस्क्रिमिनेटिंग वैल्यू को हम कैसे फॉर्मूले के साथ न्यूमेरिकल को परफॉर्म करते हैं और कैसे अपने आइटम्स को एक्सेप्ट करते हो, रिजेक्ट करते हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आज आपको बता दी है। तो आई होप ये आज का सेशन आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वारीज है, तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप विच लिंक आई हैव ऑलरेडी गिवन इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आप देख सकते हो, ये लिंक है टेलीग्राम का। और अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं मेरे चैनल को, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और उनको भी बेनिफिट मिले। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट दे कैन ऑल्सो कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन। एंड आई होप सेशन आप सबके लिए वैल्यूएबल था, आप सबने कुछ नया जानने को मिला। ठीक है, तो टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। थैंक यू।